हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए क्लास 11th की केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग का आज है लेक्चर नंबर 13 और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है VSEPR थ्योरी। क्या है? VSEPR थ्योरी। ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। V का मतलब वैलेंस, S मतलब शेल, E मतलब इलेक्ट्रॉन, P मतलब पेयर और R मतलब रिपल्सन थ्योरी। बात समझ में आ रही है? आ रही है। ठीक है। तो चलो बात करते हैं आगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी कहती क्या है? तो कुछ पॉइंट्स है इसके। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है? व्हेन लिखेगा, व्हेन अ मॉलिक्यूल has presence of lone pair on central atom। ठीक है, क्या लिखा है? When a molecule has presence of lone pair on central atom, the position of lone pair or lone pairs will be like so that force of repulsion, FOR का मतलब क्या है? force of repulsion should be मिनिमम। ठीक है, कि मान लेते हैं कोई भी मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है। क्या है? सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है। ठीक है। तो उस लोन पेयर को हम इस तरह से क्या करेंगे? अरेंज करेंगे ताकि फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या हो? मिनिमम हो। क्या हो? फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या हो? मिनिमम हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर फोर्स ऑफ रिपल्सन अगर मिनिमम हुआ, फोर्स ऑफ रिपल्सन कम हुआ, तो स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। क्या होगी? स्टेबिलिटी क्या होगी भाई? ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही है? आ रही है। ठीक है। दूसरा चीज समझो। दूसरा चीज क्या समझना आपको? पहला आपने पता है कि कोई भी मॉलिक्यूल है तो उसके बीच में क्या होता है? एक तो बॉन्ड पेयर होता है और एक लोन पेयर होता है। तो जो लोन पेयर होता है, लोन पेयर क्या? लोन पेयर रिपल्सन का ऑर्डर बता रहा हूं मैं, रिपल्सन ऑर्डर। ठीक है। तो इसको मैं यहाँ बता देता हूँ रिपल्सन का ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले रिपल्सन, लोन पेयर रिपल्सन, लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, उससे कम होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर। बीपी का मतलब है बॉन्ड पेयर। ठीक है। और सबसे कम है बॉन्ड पेयर। अगर लोन पेयर है तो लोन पेयर के बीच में रिपल्सन सबसे ज्यादा, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर और सबसे कम बॉन्ड पेयर। ठीक है। पहला चीज आपको जो पता होना चाहिए। दूसरा चीज वो है पता होना चाहिए डबल बॉन्ड। क्या वाला? डबल बॉन्ड। ठीक है। डबल बॉन्ड का, तो डबल बॉन्ड डीबी मतलब डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बीच में रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, उससे कम डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, एसवी मतलब सिंगल बॉन्ड, और सबसे कम सिंगल बॉन्ड। ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट रिपल्सन के ऑर्डर हैं। लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर और सबसे कम बॉन्ड पेयर। फिर डबल बॉन्ड की बात करें तो डबल बॉन्ड के बीच में रिपल्सन ज्यादा होता है, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के बीच में, फिर सिंगल बॉन्ड के बीच में। एसबी का मतलब है सिंगल बॉन्ड, डीबी का मतलब है डबल बॉन्ड, एलपी का मतलब है लोन पेयर। बात समझ में आ रही है? तीसरा एक और ऑर्डर होता है क्या, जो आपसे पूछ सकता है कि लोन पेयर और लोन पेयर इन दोनों का रिपल्सन लगभग ये बराबर होता है डबल बॉन्ड के बीच के रिपल्सन। ये लगभग क्या होते हैं? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है। लेकिन कोई फिर भी पूछ ले ज्यादा कौन? ठीक है, लोन पेयर रिपल्सन लगभग बराबर होता है, डबल बॉन्ड पेयर के रिपल्सन के बराबर होता है। ठीक है। लेकिन फिर भी कोई पूछ ले इन दोनों में ज्यादा कौन है, तो ये थोड़ा क्या होता है? थोड़ा ज्यादा होता है।
ठीक है, ठीक है। ये दोनों लगभग बराबर होते हैं, लेकिन कोई इंसान आपसे पूछ लेके बताओ दोनों में ज्यादा कौन होता है, तो लोन पे रिपल्सन थोड़ा बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड रिपल्सन के। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। तो ये था VSPR थ्योरी। VSPR थ्योरी में सबसे पहले स्टेटमेंट और इसमें कुछ रिपल्सन की बात तो है। मेन है इसका एप्लीकेशन। क्या है? एप्लीकेशन। इसका एप्लीकेशन क्या है? तो नेक्स्ट टॉपिक डालिए, एप्लीकेशन ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, VSEPR, वैलेंस सेल एप्लीकेशन ऑफ VSEPR थ्योरी। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन होता है इसका स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल या जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, ठीक है। या आप क्या बोल दो? स्ट्रक्चर। क्या बोल दो? स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, ठीक है। और दूसरा है बॉन्ड एंगल। क्या है? बॉन्ड एंगल। सेकंड क्या है भाई? बॉन्ड एंगल। ठीक है, ठीक है। तो VSEPR के मेनली दो एप्लीकेशन होते हैं। पहला इसका इस्तेमाल होता है किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर बताने में, दूसरा बॉन्ड एंगल की कंपैरिजन करने में। ठीक है, ठीक है। देखो ज्योमेट्री में आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, हाइब्रिडेशन में ज्योमेट्री पूरा कंप्लीट डिटेल में पढ़ रखे हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस कर ही चुके हैं। हमारे पास क्या बचेगा? बॉन्ड एंगल। आ रहा समझ में? ज्योमेट्री वाला याद है ना कि जैसे अगर हाइब्रिडेशन 2 आ रही है तो ज्योमेट्री क्या होता है? लीनियर। अगर 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर तो ट्राइगोनल प्लेनर आता है ना। 2 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर हो तो वी शेप बनता है। ठीक है, 4 के 4 बॉन्ड पेयर हो, 0 लोन पेयर हो तो टेट्राहेड्रल बनता है। 5 के 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर हो तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनता है। तो हमने ज्योमेट्री वाला पार्ट ऑलरेडी कवर कर रखा है हाइब्रिडेशन में। ठीक है, ठीक है। तो इस पूरे टॉपिक में पहला मतलब इसमें तो ये पहला कवर कर चुके हैं। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? बॉन्ड एंगल। ठीक है, ठीक है। तो इसको नोट करिए और सबसे पहला टॉपिक लिखिए बॉन्ड एंगल। क्या लिखिए? बॉन्ड एंगल। क्योंकि हम ज्योमेट्री में आपको ऑलरेडी हाइब्रिडेशन में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिए, मैं मिटाता हूं। मिटा दो, मिटा दीजिए। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट है अपने पास बॉन्ड एंगल। टॉपिक क्या है? बॉन्ड एंगल। आइए उसको कवर करते हैं। बॉन्ड एंगल। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बॉन्ड एंगल, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, बॉन्ड एंगल। यहाँ से क्वेश्चन नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इस टॉपिक से। ठीक है, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। बॉन्ड एंगल से पहले कुछ बातें आपको याद रखनी है जो मैं बता रहा हूँ आपको। क्या रखना है कि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल के। किसके प्रोपोर्शनल होता है? बॉन्ड एंगल के। दूसरा बात, परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। किसके? बॉन्ड लेंथ के। ठीक है। और पहली बात तो याद रखना है, दूसरी बात ये याद रखना है, तीसरी बात आपको जो याद रखना है कि जैसे मान लो कोई मॉलिक्यूल है ए और ये अपने पास ए बी है ना, तो इसके बीच का एक तो एंगल ये भी है, एक तो एंगल ये है, एक एंगल ये है। तो हम कौन सा बॉन्ड एंगल कंसीडर करेंगे? छोटा वाले एंगल को। छोटा जो एंगल होगा ना, मैथमेटिक्स तो पढ़ा होगा आपने, छोटा एंगल को बॉन्ड एंगल लेंगे। ठीक है, ठीक है। देखो तो ये छोटा है ना और ये एंगल बड़ा है, तो जो छोटा वाला एंगल होगा उसको हम क्या कंसीडर करते हैं? बॉन्ड एंगल। क्या कंसीडर करते हैं? बॉन्ड एंगल। ठीक है, ठीक है। आ रहा समझ में? आ रहा है। नेक्स्ट आता है अपना वाला टॉपिक, फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल। क्या आता है? फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल। कौन कौन से फैक्टर बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करते हैं? ठीक है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, प्यार से समझिएगा, मजा आएगा आपको। बहुत ही आसान तरीके में समझाऊंगा आपको। ठीक है, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर होता है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, ठीक है। या परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। तो जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज ऑफ एस, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइब्रिडाइजेशन के। किसके? हाइब्रिडाइजेशन के। ठीक है,
ठीक है, आ रहा समझ में, आ रहा है। तो फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल का जो सबसे पहला रूल है, क्या है, सबसे पहला रूल है वो है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है, क्या है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स स्लैश परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, ठीक है, ठीक है। यहाँ से हमने क्या रिलेशन निकाला कि जो बॉन्ड एंगल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, परसेंटेज ऑफ एस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, हाइब्रिडेशन, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब जरा इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है, ठीक है। आइए इस पे एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल अपने पास जैसे कंपेरिजन करना है बॉन्ड एंगल को BeH2, ठीक है, और अपने पास दे दिया BCl3, अपने पास दे दिया CCl4, ठीक है, ठीक है। मेरी बात ध्यान रखना, कभी भी बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन है, क्या है, बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन है, तो सबसे पहला काम होता है हाइब्रिडेशन निकालना। क्या निकालोगे, हाइब्रिडेशन। तो हाइब्रिडेशन निकालना सिखा रखा हूँ। बेरिलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 के 2 पार्टिसिपेट कर लिए हैं, तो इसका हाइब्रिडेशन कितना होगा, sp, ठीक है, ठीक है। इसका हाइब्रिडेशन निकालोगे sp2, इसका हाइब्रिडेशन निकालोगे sp3, ठीक है, ठीक है। इसके लिए अगर H की वैल्यू निकालें, H की वैल्यू कितनी आएगी, 2, इसकी 3 और इसकी 4। Sp है मतलब H की वैल्यू 2 आया होगा, sp2 है मतलब H की वैल्यू 3 आया होगा, sp3 है मतलब H की वैल्यू क्या आएगा, 4 आया होगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज लिखा है, देखो हाइब्रिडेशन में अभी हम D वाले डिस्कस नहीं करेंगे, जितने भी एग्जाम्पल अभी लेंगे ना सारे, जो उसमें उन सब में D नहीं होगा, क्योंकि जब भी D आएगा तो हम उसको स्ट्रक्चर से सोल्व करेंगे, तो मैं आपको लास्ट में कराऊंगा। तो इसमें कहीं भी D नहीं है, किसी भी पूरे तीनों का हाइब्रिडेशन लिखा आपने और इसमें D नहीं है। बात समझ में आ रही है, आ रही है। तो यहाँ पे लिखा है कि जो बॉन्ड एंगल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एक्स कैरेक्टर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइब्रिडेशन। जिसका हाइब्रिडेशन ज्यादा होगा, जिसका हाइब्रिडेशन ज्यादा, उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हाइब्रिडेशन ज्यादा किसका है, इसका है, इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा, मतलब सबसे ज्यादा किसका होगा, BeH2 का, उससे कम क्या होगा, BCl3 का, और सबसे कम क्या होगा, CCl4 का। बात समझ में आ रही है, आ रही है, ठीक है, ठीक है। और आपको याद भी होगा जब भी sp हाइब्रिडेशन आता है तो एंगल 180 डिग्री बनता है, sp2 में क्या बनता है, 120 डिग्री, और sp3 में 109.5 डिग्री, है ना, है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। देखो बॉन्ड एंगल घट रहा है, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल इसका है, उससे कम इसका है, उससे कम इसका है, ठीक है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और आपको वैल्यू याद है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं C2H2, C2H4 और C2H6, ठीक है, ठीक है। इसको अल्काइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये तो अल्कीन है, ये अल्केन है, ये अल्काइन है ना, अल्काइन है, ये क्या है, अल्कीन है, और ये क्या है, अल्कीन है, क्या है, अल्कीन है। इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसा बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पर थोड़ा स्ट्रक्चर बनाओगे, स्ट्रक्चर बिना भी काम हो सकता है लेकिन बना लो, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे H, यहाँ पे क्या आएगा, H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ये अल्केन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6। आ रहा समझ में, आ रहा है। अब देखो यहाँ पे हाइब्रिडेशन निकालोगे, तो हाइब्रिडेशन निकालना सीखो। सबसे पहला काम क्या, बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन है तो सबसे पहला काम क्या होता है, हाइब्रिडेशन निकालना। क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना। तो इसका हाइब्रिडेशन कितना निकालेगा, सिग्मा प्लस लॉन पेयर, तो ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 सिग्मा, 2 सिग्मा हो गया, 2 सिग्मा। और कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखा है तो कोई लोन पेयर नहीं, तो 2 सिग्मा के लिए sp, इसका निकालोगे तो sp2। हाइब्रिडेशन निकालना सिखा रखा हूँ, ठीक है। डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, लोन पेयर 0 तो sp2, और इसका हाइब्रिडेशन निकालोगे तो कितना आएगा, sp3। बात समझ में आ रही है, आ रही है। तो देखो इन सब में D शामिल नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो क्या है, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइब्रिडेशन, है ना, है। तो जिसका हाइब्रिडेशन ज्यादा होगा, इसका अगर हाइब्रिडेशन ज्यादा है, जिसका हाइब्रिडेशन H के लिए बताओ, इसके लिए sp है तो मतलब 2, इसमें 3, इसका 4, तो जिसका H ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल कम होगा। तो इसका H ज्यादा है तो इसका बॉन्ड एंगल कम है, समझ में आया। तो सबसे ज्यादा किसका बॉन्ड एंगल होगा, C2H2 का, उससे कम किसका होगा, C2H4 का, और सबसे कम किसका होगा, C2H6 का। तो ये हो गया बॉन्ड एंगल का ऑर्डर। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं।
आया समझ में? आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए। अगले फैक्टर पे बात करते हैं। सबसे पहला फैक्टर क्या होता है? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडेशन ज़्यादा होगा, है ना, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये था फैक्टर नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट फैक्टर नंबर सेकंड की बात करते हैं। मिटाऊं? मिटा दीजिए। तो सेकंड फैक्टर होता है अपने पास, जरा इस पर डिस्कस करते हैं। आइए नेक्स्ट सेकंड फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। सेकंड फैक्टर है अपने पास नंबर ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर, लेकिन कब? इफ हाइब्रिडेशन इज सेम। जब हाइब्रिडेशन सेम आ जाए तो क्या करेंगे हम? देखेंगे नंबर ऑफ लोन पेयर। क्या देखेंगे? नंबर ऑफ लोन पेयर। तो जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? लोन पेयर। क्या प्रोपोर्शनल होता है? नंबर ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर। ठीक है, नंबर ऑफ लोन पेयर रिपल्सन। ठीक है, ठीक है। लोन पेयर रिपल्सन ज़्यादा होगा, मतलब लोन पेयर ज़्यादा होंगे तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम। नंबर ऑफ लोन पेयर लिख लो सीधा, क्या लिख लो? नंबर ऑफ लोन पेयर। ठीक है, ठीक है। जैसे इसके एग्जाम्पल देखते हैं। क्या देखते हैं? एग्जाम्पल। जैसे मान लो अपने पास CH4 दे दिया, अपने पास NH3 दे दिया, और एक और एग्जाम्पल लेते हैं जैसे H2 दे दिया। ठीक है, ठीक है। और पूछे बताओ किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा और किसका बॉन्ड एंगल कम, तो कैसे बताओगे? तो सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम, बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन आया तो सबसे पहले निकालोगे हाइब्रिडेशन। क्या निकालोगे? हाइब्रिडेशन। तो कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना होगा? sp3। हाइब्रिडेशन निकालना सिखा रखा हूँ। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। 5 में से 3 तो बॉन्ड बनाएगा और एक लोन पेयर होगा, तो क्या होगा इसका? sp3। इसका भी हाइब्रिडेशन कितना आएगा? sp3, है ना? है। H की वैल्यू कितनी आएगी इसके लिए? 4। इसके लिए भी H की वैल्यू कितनी आएगी? 4। H के लिए कितनी आएगी? 4। तो ये हमने हाइब्रिडेशन निकाल दिया। फिर निकालते हैं लोन पेयर। तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। 4 का 4 बॉन्ड बना रखा है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, तो लोन पेयर कितना आएगा? 0। इसका लोन पेयर देखो, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। 5 में से 3 तो बॉन्ड बना लिया, 2 इलेक्ट्रॉन बच गया होगा। 2 इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर कितना आ गया? 1। यहाँ दिखाओ लोन पेयर। ऑक्सीजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 6 में से तो 2 बॉन्ड बना लिया, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए होंगे। 4 इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर कितने होंगे? 2। कितना होगा? 2। बात समझ में आई? समझ में आया? तो नंबर ऑफ लोन पेयर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम। तो इसमें लोन पेयर ज़्यादा है, मतलब इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? सबसे कम। ठीक है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा? CH4। तो CH4 का सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल, उसके बाद NH3 का, और सबसे कम बॉन्ड एंगल किसका होगा? H2O का। बात समझ में आ रही है? आ रही है। तो ये आ जाएगा बॉन्ड एंगल का, बॉन्ड एंगल के ऑर्डर। कोई दिक्कत? अरे बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो पहला फैक्टर होता है क्या? बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइब्रिडेशन। ठीक है, ठीक है। ध्यान दो, अभी तक डी नहीं आया। मैं जितने भी केस लूंगा उसमें डी नहीं आएगा। जब जब डी आएगा तो उसको हम स्ट्रक्चर से सॉल्व करेंगे, जो मैं आपको लास्ट में कराऊंगा इस टॉपिक के लास्ट में। ठीक है, ठीक है। तो डी ना है तो सबसे पहला फैक्टर क्या होता है? हाइब्रिडेशन निकाल लो। जिसका हाइब्रिडेशन ज़्यादा उसका बॉन्ड एंगल कम। दूसरा, अगर हाइब्रिडेशन सेम आ रहा है, जैसे सबका स्पीसीज का हाइब्रिडेशन सेम आ रहा है, तो इफ H इज सेम तो क्या देखोगे? नंबर ऑफ लोन पेयर। क्या देखोगे? नंबर ऑफ लोन पेयर। जिसका नंबर ऑफ लोन पेयर ज़्यादा होगा जिसमें, उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम होगा। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल लिखते हैं, एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं इस पर। दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है अपने पास? जैसे मान लो NH4 पे प्लस, एक मिनट मार्कर चेंज कर लेते हैं। NH4 पे प्लस दे दिया, NH3 दे दिया आपको, NH3 दे दिया, और NH2 पे माइनस दे दिया। कोई बोले बताओ किसका बॉन्ड एंगल कम और किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा? तो मैंने बोला जब जब बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन है तो सबसे पहला स्टेप होता है हाइब्रिडेशन निकालना। अगर इसका हाइब्रिडेशन निकालोगे तो 5 में से 4, 4 के लिए sp3, है ना? इसके लिए भी sp3, इसके लिए भी sp3। ठीक है, ठीक है। आ रहा है समझ में? आ रहा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हाइब्रिडेशन अगर H के लिए बताऊँ, H के लिए कितने आ गया? 3 और 1 4, H के लिए 4, H के लिए 4। तो हाइब्रिडेशन की वैल्यू तो सेम ही है, H की वैल्यू क्या आई? सेम आई। तो अगर पहला फैक्टर क्या होता है? हाइब्रिडेशन निकाल लो। जिसका हाइब्रिडेशन ज़्यादा उसका बॉन्ड एंगल कम, लेकिन हाइब्रिडेशन सेम है तो दूसरा फैक्टर क्या करेगा? जिसका H सेम होगा तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ लोन पेयर। तब लोन पेयर निकालो इसमें,
तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5 प्लस 1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गायब कर दो, कितना बच गया 4, 4 से 4 जुड़ा हुआ है तो लोन पेयर 0। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 3 से जुड़ा हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन का 1 लोन पेयर। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 माइनस 1 मतलब 1 लो लो तो 6 हो गए, 6 में से 2 बच गए कितने 4, 4 के 2 लोन पेयर। तो इसमें लोन पेयर ज़्यादा है जबकि इसमें लोन पेयर कम है, तो जिसमें लोन पेयर ज़्यादा है उसका बॉन्ड एंगल कम होगा। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा NH4+ का, उससे कम किसका होगा NH3 का, और उससे कम किसका होगा NH2- का। तो ये आ गया बॉन्ड एंगल का ऑर्डर। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, थर्ड फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड फैक्टर, ठीक है। थर्ड फैक्टर क्या कहता है? थर्ड फैक्टर कहता है अपने पास बॉन्ड पेयर रिपल्सन। थर्ड फैक्टर क्या होता है अपने पास? बॉन्ड पेयर रिपल्सन, ठीक है। तो इसको हम इस पे एग्जांपल हम कुछ देर बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं आ रहा हूँ फोर्थ फैक्टर पे, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर क्या था? हाइब्रिडेशन। जिसका हाइब्रिडेशन ज़्यादा उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम। दूसरा फैक्टर क्या था अपने पास? अगर हाइब्रिडेशन सेम हो गया तो क्या देखो, नंबर ऑफ लोन पेयर। जिस केस में नंबर ऑफ लोन पेयर ज़्यादा होगा इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम। तीसरा फैक्टर क्या होता है? बॉन्ड पेयर रिपल्सन। इसको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, इस पे एग्जाम्पल हम लास्ट में लेंगे। चौथा फैक्टर पे आ रहा हूँ। चौथा फैक्टर क्या होता है अपने पास? टाइप ऑफ सेंट्रल एटम। क्या होता है? टाइप ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। तो फोर्थ फैक्टर पे अब आपको आना कब है? तो फोर्थ फैक्टर आप तब देखोगे कब? पहला चीज, इफ ए हाइब्रिडेशन इज सेम। फोर्थ फैक्टर पे तभी आओगे जब हाइब्रिडेशन क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा क्या है? लोन पेयर LP आर प्रेजेंट। लोन पेयर क्या होंगे? प्रेजेंट होना चाहिए एंड इक्वल। क्या होना चाहिए? एंड इक्वल होना चाहिए। लोन पेयर तो होना चाहिए। फोर्थ फैक्टर पे आप तभी आओगे जब हाइब्रिडेशन क्या होगा? सेम होगा, और लोन पेयर क्या होना चाहिए? प्रेजेंट होना चाहिए, और कैसे होना चाहिए? इक्वल। क्या होना चाहिए? इक्वल लोन पेयर होना चाहिए। तीसरा बॉन्ड पेयर रिपल्सन। बॉन्ड पेयर जो रिपल्सन होना चाहिए, बॉन्ड पेयर रिपल्सन जो होना चाहिए, बॉन्ड पेयर रिपल्सन टाइप वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक है। जब ये 3 कंडीशन फुलफिल होगा तभी हम फोर्थ फैक्टर पे आएंगे। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि फोर्थ फैक्टर पे हम बात कब करेंगे, ठीक है। फोर्थ फैक्टर पे हम बात तभी करेंगे जब ये 3 कंडीशन फुलफिल होगा, ठीक है। तो बॉन्ड जो एंगल होता है, क्या? बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EN ऑफ सेंट्रल एटम और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सेंट्रल एटम होता है, ठीक है। अगर इस पे एग्जांपल लेके डिस्कस करते हैं, डिस्कशन एग्जांपल लेके चालू करते हैं। जैसे एग्जांपल अपने पास NCl3 क्या दे दिया आपको? NCl3 PCl3 AsCl3 SbCl3, ठीक है। ये आपको एग्जांपल दे दिया और आपसे पूछे बताओ बॉन्ड एंगल ज़्यादा किस में है, ठीक है। तो सबसे पहला काम, बॉन्ड एंगल क्वेश्चन है तो हाइब्रिडेशन निकालो। हाइब्रिडेशन निकालोगे कितना आएगा? sp3 sp3, ठीक है। H की वैल्यू कितनी आएगी इस केस में? 4 4 4 4। दूसरा लोन पेयर, कितने लोन पेयर है? 1, इस पे भी 1 1 1, ठीक है। तो पहला क्या होता है? हाइब्रिडेशन सेम होना चाहिए, हाइब्रिडेशन सेम है। दूसरा क्या होना चाहिए? लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए। सबके पास लोन पेयर है और लोन पेयर प्रेजेंट तो हो, साथ में कैसे हो? इक्वल। इसके पास भी 1, इसके पास भी 1 1 और 1। बात समझ में आ रही है? तीसरा बॉन्ड पेयर रिपल्सन टाइप क्या होना चाहिए? सेम। बॉन्ड पेयर रिपल्सन टाइप क्या है? मतलब जैसे NCl3 है तो NCl3 कैसे बनाओगे? ऐसे तो बनाओगे Cl, इसमें क्या आएगा? लोन पेयर। वैसे ही बनाओगे PCl3 Cl, ये क्या आएगा? लोन पेयर। वैसे ही AS, इस पे एक लोन पेयर आ जाएगा Cl, और ये क्या आएगा? एंटीमनी Cl और Cl। तो देखो सिंगल सब में क्या है? सिंगल बॉन्ड है ना। तो सिंगल बॉन्ड का कंपैरिजन कर रहे हो,
क्या कर रहे हो, सिंगल सिंगल बॉन्ड। तो क्या है, बॉन्ड पेयर रिपल्सन टाइप क्या है, सेम है। ठीक है, जब ये तीन कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो कौन सा फैक्टर काम आएगा, चौथा फैक्टर। चौथा फैक्टर कहता है कि जो बॉन्ड एंगल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम होता है। ठीक है, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सेंट्रल एटम होता है। ठीक है, ठीक है, तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन, ये फास्फोरस, ये आर्सेनिक, ये एंटीमनी, याद है ग्रुप 15 के हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि इन जनरल क्या होता है, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, डिक्रीज। क्या करती है, डिक्रीज। मतलब जैसे जैसे इधर से इधर जा रहे हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर रही है, डिक्रीज। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज तो बॉन्ड एंगल क्या करेगा, डिक्रीज। मतलब सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, NCl3, उससे कम PCl3, उससे भी कम SbCl3, AsCl3 और उससे भी कम SbCl3। तो ये आ जाएगा बॉन्ड एंगल का ऑर्डर। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, आया समझ में, आया, नोट करिए इसको। अब देखो इसमें एक चीज और पूछता है आपके पेपर में, इसका रीजन दो। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि NCl3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है PCl3 से। क्या NCl3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है PCl3 से, रीजन बताओ। ठीक है, तो इसका रीजन भी लिख लेना। कभी अगर मान लीजिए रीजन पूछ लिया तो रीजन क्या होगा कि देखो साइज ऑफ सेंट्रल एटम क्या है, अगर साइज ऑफ सेंट्रल एटम क्या है, छोटा। अगर साइज ऑफ सेंट्रल एटम छोटा है मतलब, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम क्या है, ज्यादा। दोनों अगर मान लो इनमें बात कर लिए, रीजन क्या है, तो इसका रीजन क्या है कि जो साइज है सेंट्रल एटम का इन दोनों में बात कर लो, NCl3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है PCl3 से। क्यों, तो उसका रीजन कैसे दोगे आप। तो देखो साइज ऑफ सेंट्रल एटम क्या है, छोटा। साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम क्या है, ज्यादा। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी होंगे अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सेंट्रल एटम, वो ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ज्यादा। भाई साइज छोटा है, सेंट्रल एटम का साइज छोटा है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो अट्रैक्ट होंगे सेंट्रल एटम की तरफ वो ज्यादा होंगे, और ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या, इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन एट सेंट्रल एटम वो ज्यादा हो जाएगा। सेंट्रल एटम पे रिपल्सन ज्यादा, क्योंकि साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे सेंट्रल एटम की तरफ। अगर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो इलेक्ट्रॉन एटम के बीच में क्या होगा, रिपल्सन, तो रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा। और जैसे रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो कोई पूछ ले आपसे NCl3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू PCl3, तो उसका जो रीजन लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन का क्या है, साइज ऑफ सेंट्रल एटम कम है, इसका En ज्यादा है। मतलब इलेक्ट्रॉन, अगर En ज्यादा है इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सेंट्रल एटम ज्यादा, और सेंट्रल एटम के तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा अट्रैक्ट होंगे तो इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन क्या हो जाएगा, ज्यादा, तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। बात समझ में आई, नोट करिए इसको, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत इसमें, अरे आया समझ में, आया। तो ये हमारे पास क्या था, फोर्थ फैक्टर। इसको पता होना चाहिए आपको फोर्थ फैक्टर कब लगाने हैं, मैंने लगाना कब है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मिटा दो, मिटा दीजिए। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है अपने पास अगला टॉपिक, आगे बात करते हैं इसी टाइप पे अगला बात करते हैं, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एंड ग्रुप 16। ग्रुप 15 और ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स के ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है,
ठीक है। तो आपको पता है ग्रुप 15 में कौन कौन आता है? ना ही पसंद ऐसा सब्जेक्ट बायो, तो उसका हाइड्राइड क्या होगा? NH3, हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन, ठीक है। फिर नहीं पसंद ऐसा सब्जेक्ट बायो, ठीक है, ठीक है। ग्रुप 16 ओल्ड स्टाइल से टेपो, है ना, ओल्ड स्टाइल से टेपो H2PO, ठीक है, ठीक है। और इसमें कोई पूछ ले बॉन्ड एंगल बताओ ये जो ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स दे रखा है और इसमें कोई पूछे बॉन्ड एंगल बताओ, ठीक है, ठीक है। तो कैसे बताओगे? सबसे पहले क्या निकालोगे? हाइब्रिडेशन, हाइड्रोजन क्या निकालोगे? sp3 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 और sp3, मतलब H की वैल्यू कितनी आएगी? 4 4 4 4 और 4, ठीक है, ठीक है। सबका हाइब्रिडेशन सेम है, ठीक है। फिर निकालो लोन पेयर, तो इस पर कितना लोन पेयर आएगा? लोन पेयर 1, इसके भी 1, इसके पास भी 1 1 और 1, सबका हाइब्रिडेशन सेम, लोन पेयर सेम। और आपने NH3 बनाया हुआ कभी जिंदगी में? तो NH3 ऐसे बनता है H H H और ये लोन पेयर, वैसे PH3 बनाओगे H H और H ये लोन पेयर, सिंगल 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 सिंगल। थर्ड फैक्टर क्या होता है? बॉन्ड पे रिपल्सन भी सेम है, मतलब कौन सा फैक्टर काम करेगा? फोर्थ फैक्टर काम करेगा। बात समझ में आ रही है? आ रही है। फोर्थ फैक्टर काम करेगा, तो फोर्थ फैक्टर क्या कहता है कि बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन, यहाँ फॉस्फोरस, यहाँ आर्सेनिक, यहाँ एंटीमनी, ये बिस्मथ, क्योंकि ये एक ग्रुप के मेंबर है और हमें पता है, क्योंकि हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ रखा है कि ग्रुप में जनरली ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगा तो बॉन्ड एंगल भी क्या करेगा? डिक्रीज। मतलब सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल NH3 का, उससे कम PH, ये और ये, ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है, ये देखा भी गया, ऐसा होता है। लेकिन इसमें कुछ बताना है मेरे को, इसलिए थोड़ा इंतजार करो अभी। इसका सेम टू सेम निकाल लो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है ऑक्सीजन का? 6, 6 में से 2 यूज हो गया, कितने बच गए? 4, 4 के 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, तो क्या आएगा? sp3, है ना, है। आ रहा समझ में? आ रहा है। 6 होते हैं, 6 में से 2 बॉन्ड पेयर, 4 बच गए, 4 का 2 लोन पेयर, तो sp3। 6 होते हैं, 2 यूज हो गया, sp3। इसका भी क्या होता है? sp3। इसका भी क्या होता है? sp3। और इसका भी क्या होता है? sp3। लोन पेयर निकालोगे, 2 लोन पेयर, H की वैल्यू निकाल लो। H की वैल्यू कितनी आ गई? 4 4 4 4 और ये 4, ठीक है, ठीक है। ये H की वैल्यू आ गई। लोन पेयर निकाल लो। लोन पेयर कितना है? 2 2 2 2 और 2, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होता है? हाइब्रिडेशन सेम है, लोन पेयर सेम है, और आपको पता है H2O जो होता है अपने पास कैसा होता है? दिखा देता हूँ आपको कुछ इस तरह से। ऑक्सीजन यहाँ पे होता है H, वैसे ही S, है ना, सिंगल सिंगल बॉन्ड कंपेरिजन हो रहा है। तो थर्ड फैक्टर क्या होता है? बॉन्ड पेयर रिपल्सन, वो भी सेम। तो नेक्स्ट आएंगे फोर्थ फैक्टर पे। फोर्थ फैक्टर क्या कहता है? फोर्थ फैक्टर कहता है कि जो बॉन्ड एंगल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पैलेडियम। तो जिसका En ज़्यादा उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा इसका बॉन्ड एंगल होना चाहिए, और ये ऑर्डर होता भी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बात समझ में आई? लेकिन यहाँ पे एक चीज़ क्या बताना है मेरे को, एक चीज़ बताना है आपको, NH3 का बॉन्ड एंगल याद होना चाहिए, ये काम आएगा आपको, ये याद होना ही चाहिए। मैं पहले बोल रहा हूँ NH3 का ये होता है 160 डिग्री। कितना होता है? 160 डिग्री लगभग होता है। वैसे ही H2 का बॉन्ड एंगल याद होना चाहिए, ये होता है 104 डिग्री। कितना होता है? 104 डिग्री, ठीक है, ठीक है। बाकी के बस इन 2 का आपको बॉन्ड एंगल याद होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। PH3 का जब बॉन्ड एंगल निकाला गया तो 93, ये 92, ये 92 और ये 91 मिला, ठीक है, ठीक है। जब H2S का बॉन्ड एंगल निकाला गया तो ये मिला 92, 91, 91 और ये लगभग 90 के आसपास मिला, ठीक है, ठीक है। अब दिक्कत कहाँ पैदा हुआ है पता है? दिक्कत यहाँ पैदा हुआ कि जब आपने पढ़ा है, मैंने आपको हाइब्रिडेशन में पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है कि जब हाइब्रिडेशन sp3 होता है,
जब हाइब्रिडेशन sp3 होता है तो बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109.5 डिग्री होता है ना भाई, होता है। ठीक है, ठीक है, इसके आसपास इसके 109.5 डिग्री होता है। ठीक है, ठीक है, आया समझ में, आया। क्योंकि इस पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर है तो थोड़ा बहुत कम होगा, 109 है तो लोन पेयर रिपल्सन को ऐसा क्या होगा, थोड़ा बहुत कम होगा। तो मतलब 109 के आसपास वाली वैल्यू आना चाहिए, है ना, है। तो NH3 का देखो बॉन्ड एंगल कितना आता है, 107 डिग्री, जो 109 के आसपास है ना, 8-9 आसपास हो सकते हैं। H2O का देखो बॉन्ड एंगल कितना है, 104, जो 109 के आसपास है। बात समझ में आ रही है, आ रही है। लेकिन इन सारे केस में देखो, इन सारे केस में देखो, ये जितने भी केस हैं, ठीक है, ठीक है, इन जिसको मैंने डब्बा से घेरा है, इन सारे केस में बॉन्ड एंगल क्या 109 डिग्री के आसपास आ रहा है, नहीं आ रहा है। किसके है, 90 के करीब आ रहा है। क्या आ रहा है, 90 के करीब आ रहा है। ठीक है, ठीक है, इतना डिक्रीज हो रहा है, क्या आ रहा है, इतना डिक्रीज। ठीक है, ठीक है, तो ये किससे सॉल्व होगा, तो ये सॉल्व होता है, इस समस्या को सॉल्व करने के लिए हम पढ़ते होना चाहिए कितना, 109 डिग्री। तो इन दोनों का 109 डिग्री के आसपास तो है, कोई दिक्कत नहीं इन दोनों का। लेकिन इन यहाँ से जो यहाँ तक एलिमेंट लिखे हैं उनका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री के आसपास नहीं है, 90। कहाँ 109 और कहाँ ये 90 के आसपास दिख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या पड़ता है, ड्रैगन्स रूल, ड्रैगन्स रूल। ठीक है, और ड्रैगन्स रूल मानता है कि इसमें जैसे हम हाइब्रिडेशन कंडीशन कंसिडर कर रहे थे ना, हाइब्रिडेशन को कंसिडर कर रहे थे इनकी बॉन्ड एंगल को बताने के लिए, तो ड्रैगन्स रूल क्या कहता है, ड्रैगन्स रूल कहता है नो हाइब्रिडेशन। अगर इनका बॉन्ड एंगल बताना हो तो हम नो हाइब्रिडेशन, हाइब्रिडाइजेशन, हम हाइब्रिडेशन कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट अपना टॉपिक बनेगा ड्रैगन्स रूल। क्या बनेगा, ड्रैगन्स रूल। ठीक है, ठीक है, उससे पहले इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि ड्रैगन्स रूल होता क्या है। आया समझ में, आया। ये बॉन्ड एंगल, ये जो ऑर्डर है बिल्कुल करेक्ट है, ये ऑर्डर भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, लेकिन इसके बॉन्ड एंगल 109 के आसपास आना चाहिए, पर आता नहीं है। तो इसको एक्सप्लेन कौन करता है, ड्रैगन्स रूल। तो हम ड्रैगन्स रूल क्या कंसिडर करता है कि इनका बॉन्ड एंगल हम हाइब्रिडेशन से तो नहीं बता सकते, है ना। क्यों, अगर हाइब्रिडेशन से बताते तो 109 के आसपास आना चाहिए, लेकिन ये 90 के आसपास आ रहा है। तो ड्रैगन ने इसको, साइंटिस्ट ने बोला इसमें हम हाइब्रिडेशन कंसिडर नहीं करेंगे। उसने एक अपना रूल दिया, तो जरा हम उसको स्टडी करेंगे। लेकिन इससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। क्या कर लीजिए, नोट। ठीक है, ठीक है, कर लिया नोट, अरे बोलो, कर लिया नोट, कर लिया, कर लिया। ठीक है, ठीक है, तो मिटाओ, मिटा दीजिए। तो नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट अगला टॉपिक जिसका नाम है ड्रैगन्स रूल। अब ड्रैगन्स रूल क्या कहता है, जरा उसको समझते हैं। ड्रैगन्स रूल, ठीक है, ड्रैगन्स, नाम भी कितना डेंजरस, ड्रैगन्स, ड्रैगन्स, DRANGO ड्रैगन्स रूल। ड्रैगन्स रूल क्या कहता है, जरा उसको समझते हैं। सबसे पहला बात लिखेगा, सबसे पहले बात क्या कहता है, इफ सेंट्रल एटम is third period और more, जब सेंट्रल एटम क्या हो, थर्ड पीरियड का हो या उससे ज़्यादा हो, क्या हो, उससे ज़्यादा हो, एंड सराउंडिंग एटम, ऐसे मतलब सराउंडिंग एटम। ठीक है, मीनिंग पता होना चाहिए। ऐसे का मतलब सराउंडिंग एटम, सी का मतलब सेंट्रल एटम। ठीक है, तो क्या लिखा है, इफ सेंट्रल एटम इज थर्ड पीरियड और मोर एंड सराउंडिंग एटम हैज En लेस देन 2.5। ठीक है, 2.5। ठीक है, सेंट्रल एटम क्या होना चाहिए, थर्ड पीरियड का या उससे ज़्यादा का होना चाहिए, और सराउंडिंग एटम जो है उसका En क्या होना चाहिए, 2.5 से कम होना चाहिए। एंड सेंट्रल एटम कंटेन्स, क्या, सेंट्रल एटम कंटेन्स लोन पेयर, then in such case, in such molecule there is no hybridization, ठीक है, देयर इज नो हाइब्रिडेशन। तो इसमें आप हाइब्रिडेशन कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे। ठीक है, ठीक है, आ रहा है, समझ में आ रहा है।
दूसरा पॉइंट लिखिएगा ड्रैगन्स रूल के बारे में। ड्रैगन्स रूल कहता है इन सच मॉलिक्यूल, इस तरह के मॉलिक्यूल में, इन सच मॉलिक्यूल बॉन्डिंग take place with the help of pure p orbitals, ठीक है, प्योर p orbitals px, py, pz, ठीक है। p में तीनों ऑर्बिटल होता है, px होता है, py, pz, ठीक है, ठीक है। whose angles are 90 डिग्री, एंगल्स कितने पे होंगे 90 डिग्री टू ईच अदर, ठीक है, ठीक है। तो ड्रैगन्स ने क्या किया, ड्रैगन्स ने पहला रूल दिया, पहला बात क्या लिखा कि सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड का हो या उससे ज़्यादा का हो, सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रॉनिटी 2.5 से कम हो और सेंट्रल एटम लोन पेयर हो, देन इस तरह के मॉलिक्यूल में हम हाइब्रिडेशन को कंसिडर नहीं करेंगे। दूसरी बात बता कि इस तरह के मॉलिक्यूल में जो बॉन्डिंग होगा वो विथ हेल्प ऑफ प्योर ऑर्बिटल होगा। हाइब्रिडेशन में क्या होता था, हाइब्रिडेशन होता था इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्सिंग। जैसे मैंने एस ले लिया, पी ले लिया, मिक्सचर में डाला तो क्या बन रहा था, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा था जिसको क्या बोल रहे थे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। जैसे मान लो एक एस ले लिया और दो पी ले लिए, px ले लिया, py ले लिया, तीनों को मिक्सी में डाल दो, घर नाचेगा। जो मिलेंगे क्या मिलेंगे, तीन, क्योंकि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करते हैं उतने ही क्या मिलते हैं हमें, हाइब्रिड ऑर्बिटल। बता रखा हूँ। तो तीन एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करोगे तो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे और तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करते हैं, बॉन्ड में पार्टिसिपेट। लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल जिसके सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड के हो या थर्ड पीरियड से ज़्यादा का हो, सराउंडिंग एटम का En 2.5 से कम हो और जिसमें सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर हो, क्या हो, सेंट्रल एटम के पास क्या हो, लोन पेयर हो, तो इस तरह के मॉलिक्यूल में कोई हाइब्रिडेशन नहीं होता है। फिर इस तरह के मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग कैसे होती है, तो इन सच मॉलिक्यूल बॉन्डिंग टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ प्योर p ऑर्बिटल से बॉन्डिंग होता है, px pyz होता है, हुज एंगल्स आर एट 90 डिग्री, एंगल्स कितने डिग्री पे होते हैं, 90 डिग्री टू ईच अदर। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिया था PH3, क्या लिया था, PH3। तो देखो फास्फोरस है, फास्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, कितने होते हैं, 5। 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो 3 हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा, एक बॉन्ड बना लेगा 3 हाइड्रोजन, तो सिग्मा बॉन्ड कितना बना, 3, और लोन पेयर कितना बच गया, 1, 2 इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर हो गया ना, 3 + 1 4 का हाइब्रिडेशन कितना हो गया, sp3। अगर हाइब्रिडेशन sp3 हो गया इसका मतलब क्या, फास्फोरस ये क्या आ गया, 3 हाइड्रोजन, इसके ऊपर क्या आना चाहिए, लोन पेयर। अगर ये कंडीशन है तो इसका पास बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109.5 डिग्री के आसपास होना चाहिए, पर आपको पता है ऐसा नहीं होता है। तो इसको किसने एक्सप्लेन किया है, ड्रैगन्स रूल ने। ड्रैगन्स रूल ने क्या किया कि इसमें कोई हाइब्रिडेशन नहीं होता है, क्या, कोई हाइब्रिडेशन नहीं होता है। कहने का मतलब क्या है, अगर हाइब्रिडेशन नहीं होता मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग नहीं हो रही है। कैसे, देखो जैसे फास्फोरस है, वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन लिखो तो 3s2 3p3, अपने पास क्या है, ये 3s है, अपने पास क्या है, ये 3p है। S में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, P में 3 इलेक्ट्रॉन भर दिया है ना, है। तो ड्रैगन ने क्या माना कि इन केस ऑफ PH3 फास्फोरस का तो आउटर मोस्ट शेल कॉन्फिगरेशन लिख लिया। अगर इनका हाइब्रिडेशन होता, अगर इसका हाइब्रिडेशन कंसीडर करते तो sp3 आना चाहिए, है ना, आना चाहिए। लेकिन ड्रैगन रूल ने कहा अगर sp3 हाइब्रिडेशन आएगा तो बॉन्ड निकल इसके आसपास होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ड्रैगन्स ने क्या किया, ड्रैगन्स ने माना कि इनके बीच में कोई हाइब्रिडेशन कंसीडर नहीं किया। हाइब्रिडेशन कंसीडर नहीं किया इसका मतलब ये जो px है,
ये px, ये क्या है py और ये क्या है pz, मतलब इनकी इंटरमिक्सिंग नहीं हुई। क्या हुई? इनके इंटरमिक्सिंग नहीं हुई। अगर इंटरमिक्सिंग ही नहीं हुआ तो हाइब्रिड ऑर्बिटल तो बनेगा नहीं, नहीं बनेगा। फिर बॉन्ड कैसे बनेगा? तो प्योर ऑर्बिटल से। किसे बनेगा? प्योर पी ऑर्बिटल से। किसे बनेगा? प्योर पी ऑर्बिटल से। किसे बनेगा? प्योर पी ऑर्बिटल से। अब ये 3 पी ऑर्बिटल है, px, py, pz। अब ये तीनों कैसे होंगे? परपेंडिकुलर। कैसे होंगे? परपेंडिकुलर। ठीक है, ठीक है। तो अभी परपेंडिकुलर कैसे होंगे जरा ध्यान से देखो। ये मान लेते हैं px, ये मान लेते हैं px, ये मान लेते हैं px, ये py और ये ऊपर जा रहा है pz। ये मान लेते हैं px, ये मान लेते हैं py और ये pz। प्योर है, प्योर पी ऑर्बिटल, ये प्योर px, सॉरी px, ये py और निराला मार्कर pz। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, ठीक है, क्योंकि 3 अनपेयर्ड है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के लिए क्या बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड। कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3। तो 3 प्योर पी ऑर्बिटल है, px, py और ये pz। और तीनों क्या है? परपेंडिकुलर। क्या है? परपेंडिकुलर। एक हाइड्रोजन आके यहाँ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन आके यहाँ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन आके यहाँ जुड़ेगा। तो यहाँ क्या बनेगा? तीनों इनके बीच का एंगल देखो 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है ना, है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आके हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे आके हाइड्रोजन। ठीक है, ठीक है। क्योंकि ये तीनों किस पे हैं? 90 डिग्री पे हैं। तो आपको याद है pH3 में बॉन्ड एंगल कितना आ रहा था? बॉन्ड एंगल कितना आ रहा था? 93 डिग्री, है ना। ठीक है। तो इसके आसपास, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर भी है, क्या है? एक लोन पेयर भी है। तो 90 डिग्री तो बन रहा है, सॉरी 90 डिग्री तो बन रहा है, 90 डिग्री तो बन रहा है, लेकिन एक लोन पेयर की वजह से थोड़ा आसपास 90 के आसपास होगा। क्या होगा? 90 के आसपास। तो देख रहे हो ये बहुत ही क्लोजली है 90 के, 93। ठीक है, ठीक है। तो pH3 में बॉन्ड एंगल 93 होता है। इसको किसने एक्सप्लेन किया था? ड्रैगन्स रूल ने। उसने क्या माना? उसने माना कि कोई हाइब्रिडेशन कंसीडर नहीं किया। जो इसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है? प्योर पी ऑर्बिटल से। और px, py, pz क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, उसी तरह वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। आया समझ में? आया। नोट करो, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत इसमें? अरे आया समझ में? आया। मिटाओ, मिटाओ। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, हम अभी तक 4 फैक्टर पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं 5वें फैक्टर के ऊपर। मिटा दूं? मिटा दीजिए। नेक्स्ट आ जाओ, फैक्टर नंबर 5। अभी फैक्टर नंबर 5 क्या कहता है जरा उसको समझते हैं। ठीक है, ठीक। फैक्टर नंबर 5, फैक्टर 5, फैक्टर 5 क्या कहता है? फैक्टर 5 कहता है टाइप ऑफ साइड एटम। क्या? टाइप ऑफ साइड एटम। साइड एटम किस टाइप का है? ठीक है, ठीक है। फैक्टर नंबर 5 क्या बात करता है? टाइप ऑफ साइड एटम। जो बॉन्ड एंगल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है साइज ऑफ सेंट्रल एटम, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। ठीक है, ठीक है। और ये तुम अप्लाई करोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू सराउंडिंग एटम जब सराउंडिंग अप्लाई ओनली फॉर फ्लोरीन। किसके लिए अप्लाई करोगे? सिर्फ फ्लोरीन के लिए। किसके लिए अप्लाई करोगे? फ्लोरीन के लिए। ठीक है, ठीक है। अब ये 5th फैक्टर कब अप्लाई करना है? जैसे 4th के लिए क्या होना चाहिए? 4th फैक्टर अप्लाई करने के लिए हाइब्रिडेशन सेम होना चाहिए, दूसरा लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए, और तीसरा बॉन्ड पेयर रिपल्सन टाइप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तभी 4th फैक्टर अप्लाई कर रहे थे। याद है ना? याद है। उसी तरह 5th फैक्टर कब अप्लाई करेंगे जरा उसको भी सुनो। इसके लिए भी क्या होना चाहिए? इफ H इज सेम, हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दूसरी बात क्या है? नंबर ऑफ लोन पेयर सेम, नंबर ऑफ लोन पेयर सेम। लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए और लोन पेयर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ बॉन्ड पेयर रिपल्सन, बॉन्ड पेयर रिपल्सन, रिपल्सन वो भी क्या होना चाहिए? सेम। क्या होना चाहिए? सेम। चौथा फैक्टर क्या होता है? सेंट्रल एटम भी सेम होना चाहिए। सेंट्रल एटम इज सेम। तो 4th फैक्टर क्या होता है कि जो सेंट्रल एटम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सेम। ठीक है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इसके मतलब PF3 है ना, है PCl3, PCl3, PBr3, PBr3।
और PI3, क्या PI3। बताओ बॉन्ड एंगल, क्या बॉन्ड एंगल। तो कभी भी बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन आए तो क्या करना है, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 5 में से 3 तो क्या आएगा sp3, क्या आएगा sp3, क्या आएगा sp3, क्या आएगा sp3। H की वैल्यू कितना आएगा 4, 4, 4 और 4। लोन पेयर निकालो, कितना 5 में से 1, 1, 1, 1। सबका हाइब्रिडेशन सेम, सबका हाइब्रिडेशन सेम, नंबर ऑफ लोन पेयर सेम, सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड पेयर रिपल्सन भी सेम, सेंट्रल एटम सब में सेम है, फास्फोरस 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 फास्फोरस। कौन सा फैक्टर, पांचवा फैक्टर। पांचवा फैक्टर में देखो बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सेंट्रल एटम और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। और ये सिर्फ किसके लिए अप्लाई करना है, फ्लोरीन के लिए। क्या इसमें कहीं फ्लोरीन दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। कहाँ दे रखा है, यहाँ। तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम, साइड एटम कौन है, फ्लोरीन। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, अगर इसका EN ज्यादा तो इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, सबसे कम। तो सबसे कम बॉन्ड एंगल किसका होगा, PF3 का। इससे ज्यादा तो फिर क्या चेक करोगे, साइज। क्या चेक कर लोगे, साइज। जिसका साइज ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा। तो सबसे ज्यादा साइज किसका होगा, PCl3 का, ठीक है। या EN में चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। और इसके पास उसके बाद PBr3 का और उसके बाद PI3 का। तो ये हो गया अपने पास क्या, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर। क्या हो गया, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर, ठीक है, ठीक है। बॉन्ड एंगल ऑर्डर आया समझ में, आया। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने पढ़ा VSEPR थ्योरी और साथ में VSEPR थ्योरी के एप्लीकेशन। उसके दो एप्लीकेशन होते हैं। पहला होता है ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, जो हम ऑलरेडी हाइब्रिडेशन में कवर कर चुके थे। दूसरा एप्लीकेशन होता है बॉन्ड एंगल। तो हमने बॉन्ड एंगल पे पूरे आज 5 फैक्टर पढ़े। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, नेक्स्ट एक और लेक्चर बनेगा इसके ऊपर। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे रेगुलर, किस पे बात करेंगे, रेगुलर ज्योमेट्री पे। किस पे बात करेंगे, रेगुलर ज्योमेट्री पे, ठीक है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।